नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो क्वेश्चन सीरीज है वो। तो उसमें हमने 4 5 6 वीडियो बना रखे हैं, मतलब पहले ही आपने कर लिए। कम से कम 40 50 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। और आज आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से, इनके चारों ऑप्शंस के माध्यम से आपको बहुत सारे कंसेप्ट में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश ये है कि इनमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जो क्वेश्चंस में मोस्टली जो नेट के क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं, चारों ऑप्शंस वो इंपॉर्टेंट आते हैं कि उनमें या तो पिछले साल क्वेश्चन आया होगा उनसे रिलेटेड, या अगले साल आ सकता है, ऐसी संभावना रहती है। तो उसी के लिए मैं चारों ऑप्शंस का है वो डिटेल सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। चलो क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला है, द वेरी लास्ट पैसेज ऑफ ए नोवेल इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द नोवेल। Welcome, oh life. I go to the I go to encounter for billionth time the reality of experience and forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. April 27, Old Father, Old Artifice. Stand me now and ever in good state. तो ये किसकी लास्ट पैसेज की लाइन है, या फिर लास्ट पैसेज कौन सा नॉवल है जिसका ये लास्ट पैसेज है, यह आपको देखना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अगर नॉवल पढ़ रखा है तो भी हो सकता है आपको लास्ट पैसेज क्या था नहीं याद रहे, थोड़ा कंटेंट याद आपको रह जाए। तो ऐसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन आया है तो थोड़ा देख लेते हैं। और इसमें जो राइटर आ रखे, जो वर्क्स आ रखे हैं ऑप्शंस में, वो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन वर्क्स के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो पहला है टू द लाइट हाउस होगा इसका, या फिर पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन होगा, म्यूरिस होगा, या आलमेर फॉली होगा। तो किस किस के राइटर है? टू द लाइट हाउस आपका है, किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का। ठीक है, मॉडर्निस्ट राइटर है। फिर है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जेम्स जॉयस। फिर है आपका म्यूरिस। म्यूरिस किसका है आपका? म्यूरिस है आपका एम फोस्टर्स का। और आलमाइस फॉली किसकी है? ये आपको देखना, आलमाइस फॉली किसका है, देखिए आप। तो पहले हम देखते हैं पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया मैंने, आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका होगा ये वाला, सेकंड वाला, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जो कि जेम्स जॉयस की, मतलब एक तरह से थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल भी है ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहला पहला नॉवल है जॉन जेम्स जॉयस का ये। ठीक है, और ये क्या है? ये है कुंस्टल रोमन। कुंस्टल रोमन कौन सा होता है? कुंस्टल रोमन होता है एक्चुअली ऐसा नॉवल जिसमें किसी आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया हो, और जैसे जैसे नॉवल डेवलप होता है वैसे वैसे अगर आर्टिस्ट का भी मेंटली और डेवलप हो रहा है, वो ज़्यादा मेच्योर हो रहा है, तो वैसे नॉवल को आपके क्या बोलेंगे? कुंस्टल रोमन बोलेंगे। और एक इससे रिलेटेड जो टर्म है वो है बिल्डंग्स रोमन। तो बिल्डंग्स रोमन क्या होता है? बिल्डंग्स रोमन होता है जिसमें मान लो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर नॉवल के साथ मेच्योर हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो उसको बिल्डंग्स रोमन बोलेंगे। और बिल्डंग्स रोमन का ही एक पार्ट है कुंस्टल रोमन। क्यों? क्योंकि कुंस्टल रोमन में जो कैरेक्टर होता है वो कौन है? एन आर्टिस्ट है, एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। तो ये कुंस्टल रोमन है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है क्योंकि आर्टिस्ट है, उसकी जो बहुत सारी चीजें हैं वो जेम्स जॉयस के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है से मैच करते हैं, सेटिंग भी मैच करती है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है इस नॉवल में। ठीक है, पहला नॉवल है। और इसके अलावा जो जेम्स जॉयस के जो इम्पोर्टेंट नॉवल है, एक तो है आपका यूलिसिस। यूलिसिस 1922 में पब्लिश हुआ था। 1922 में टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड भी पब्लिश हुई थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और दूसरा है आपका फिनेजेंस वेक। और कौन सा है? फिनेजेंस वेक, जो कि 1949 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब स्टार्ट हुआ था उस ईयर में। ये भी याद रखना आप, इनकी भी एज पूछी जाती है। फिर आपका वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, ये कब पब्लिश हुआ था? 1927 में। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में है कहानी? ये है आपकी रामसे फैमिली। ठीक है, जो कहाँ पे है? जाते हैं आइल्स ऑफ स्काई। जो आइल्स ऑफ स्काई स्कॉटलैंड, जो लाइट हाउस है उसके पास में ये आइल है, उस आइल पे इनका वेकेशन के लिए ये जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहानी है। और इसके 3 पार्ट है, ये आप याद रखना। पहला है विंडोज, पहला है द विंडो, दूसरा टाइम पासेज, और तीसरा
द लाइट हाउस। तो थर्ड पार्ट है उसके नाम पे इसका, जो टू द लाइट हाउस, थर्ड पार्ट में ये जो कैरेक्टर्स है वो लाइट हाउस पहुंच, ठीक है। तो लाइट हाउस है, पहला विंडो, ठीक है, और दूसरा है टाइम पासेस। पहला विंडो है मतलब इन कैरेक्टर्स के बारे में बेसिक ये बता रहा है, डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा टाइम पासेस के बीच में तो कुछ गैप आ जाता है, तो उस गेम में कैसे ये बड़े हो रहे हैं, फिर लास्ट में कैसे लाइट हाउस जा रहे हैं। तो तीन पार्ट है ये आपके, ठीक है, टू द लाइट हाउस के। फिर है आपका म्यूरिस, म्यूरिस इम्पोस्टर का, ठीक है। तो म्यूरिस क्यों इंपॉर्टेंट है ये इम्पोस्टर का, क्योंकि इसमें होमोसेक्सुअल लव के बारे में डिस्कशन किया गया है, और उस टाइम होमोसेक्सुअल लव का डिस्कस करना टबू टैबू टॉपिक था, नॉर्मली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और इसके लिए इम्पोस्टर को क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो, ठीक है, टिटुलर कलेक्टर कैरेक्टर मान लीजिए, जो टाइटल है उसी कैरेक्टर के नाम पे ये म्यूरियस हाल है, जो 14 साल का है। और उसका जो मैच्योर कैसे मैच्योर होता है, उनके स्कूल डेज से कॉलेज डेज और उसके बाद भी, ये सारी कहानी है, ठीक है। और ये होमोसेक्सुअल कैरेक्टर है। फिर आपका आलमायर्स फॉली है, वो जोसेफ कॉनरेड है, उसका डेब्यू नॉवल है, पहला नॉवल है आपका आलमायर्स फॉली। 1895 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। कहाँ पे सेट है, 19 सेंचुरी में होगा, 19 सेंचुरी में पब्लिश हुआ है, 19 सेंचुरी में सेट है। एक डच ट्रेडर होता है जिसका नाम है कास्पर आल्मायर, तो कहाँ जाता है, वर्नो जंगल में, ठीक है। और इसकी जो डॉटर है वो मिक्स हेरिटेज डॉटर है, मतलब वाइट एंड ब्लैक के मिक्स हेरिटेज है उसकी। तो इसकी डॉटर है नीना, तो इसका भी डिस्कशन है, कैरेक्टर पे भी नाम आ रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका। और जो आलमाइस फोली है वो जोसेफ कॉनरेड का वन ऑफ इम्पोर्टेंट नॉवल है। इसके अलावा जो जोसेफ कॉनरेड का जो इम्पोर्टेंट नॉवल जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए वो क्या है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। क्या है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। आप आर्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में आप जरूर पढ़ना। और एम फोस्टर्स का तो सबको पता ही है, एम फोस्टर्स का एफएसएस टू इंडिया, ठीक है, एफएसएस टू इंडिया, ये भी आप जरूर देखना। एफएसएस टू इंडिया से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार इन्होंने म्यूरिस से भी पूछ लिया है, म्यूरिस से भी आ रखा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है अपना, फ्रांसिस बेकन्स न्यू अटलांटिस इज अबाउट ए यूटोपियन स्टेट कॉल्ड, ठीक। पहले तो क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा, जो न्यू अटलांटिस है वो फ्रांसिस बेकन का वर्क है, ठीक है। और वो कैसा है, यूटोपियन स्टेट की बारे में बात कर रहा है, और वो यूटोपियन स्टेट है, इसमें वो किसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो क्या असगार्ड है, वेलोन है, बेंसेलेम है, या बाल्टिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपने नहीं पढ़ रखा है तो नहीं दे, इसमें सीधा ही बता देता हूँ, आपका है बेंसेलम, ठीक है। तो बेंसेलम जगह है जो यूटोपियन स्टेट है, उसका नाम है बेंसेलम, जिसका डिस्कशन थॉमस बेकन ने न्यू अटलांटिस में किया है। थोड़ा न्यू अटलांटिस के बारे में और देख लेते दोस्तों। तो न्यू अटलांटिस पब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1627 में पब्लिश हुआ था, जैकोबियन पीरियड में हुआ था, या कैरोलाइन में हुआ था, ठीक है। क्या है, इनकम्प्लीट यूटोपियन नॉवल, ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि सर फ्रांसिस बेकन ने उन्होंने इनको कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट नॉवल है, ये भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय बेकन इज इनकम्प्लीट। तो कौन सा होगा आपका, न्यू अटलांटिस। कहाँ पे है, इसकी सेटिंग कहाँ है, सेटिंग है बांसेलम। बांसेलम क्या है, एक यूटोपियन स्टेट है। यूटोपियन स्टेट क्या होता है, यूटोपिया। यूटोपिया मतलब क्या होता है, यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपिया मतलब, यूटोपिया का आप बोल सकते हो जैसे सिंपली राम राज्य, ठीक है। क्या बोल सकते हो, राम राज्य, कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब हंसी खुशी एकदम सब परफेक्ट हो चीजें, वैसा स्टेट है वो है आपका यूटोपिया। तो बिगनिंग के जो यूटोपियन जो थे आपका, जैसे रिपब्लिक था प्लेटो का, फिर थॉमस मूर का था, कौन सा, थॉमस मूर का कौन सा था, बॉक्स ये इनबॉक्स में जरूर बताएंगे। वैसे ही आपका था ये न्यू अटलांटिस, थॉमस मूर का यूटोपिया ही था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक फ्रेज, ये सेंटेंस यूज किया है इन्होंने, जेनरोसिटी एंड एनलाइटनमेंट, डिग्निटी एंड स्प्लेंडर, पाइटी एंड पब्लिक स्पिरिट, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना आप,
पॉपुलर फ्रेज है इनकी, इसलिए मैंने डाल दिया है। तो मिथिकल यही है, पेंसिलम, और सोलोमन्स हाउस है, ठीक है, सोलोमोस हाउस भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, सोलोमन्स हाउस या सोलोमन्स हाउस, क्या भी इसने डिस्कस डिस्कस किया है। और इसी के बेसिस पे जो आपकी रॉयल अकेडमी है इंग्लैंड की, रॉयल सोसाइटी है, सॉरी अकेडमी नहीं, रॉयल सोसाइटी है, वो बनी थी। तो बेसिकली उसका जो फ्रेमवर्क है या उसके बारे में एक फिक्शनल या एक इमेजिनरी सोसाइटी की बात की थी थॉमस बेकन ने, तो लेकिन बाद में जाके वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई टाइप की, इसी मॉडल पे बेस्ड आपकी जो रॉयल सोसाइटी वो बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका। अब आगे हम चलते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग ए लिटरेरी वर्क बाय रेफरिंग टू एविडेंस आउटसाइड itself such as the design and purpose of the author called। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि द एरर ऑफ, एरर मतलब गलती करते हो, इंटरप्रेटिंग ए लिटरेरी वर्क बाय रेफरिंग टू एविडेंस आउटसाइड itself, कि किसी वर्क के आउटसाइड एविडेंस को आप रेफर करके, ठीक है, उसको आप इंटरप्रेट करने की जो गलती करते हो, सच एज द डिजाइन एंड पर्पज ऑफ द ऑथर, जैसे कि ऑथर का क्या पर्पज था, ऑथर का क्या इंटेंशन था, उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो या उसके आधार पर आप वर्क को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वैसी एरर को हम क्या बोलेंगे। तो आपको सबको पता होगा विमसेट एंड बियर्डस्ली ने क्या क्या लिखा था। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, फिर हम देखेंगे विमसेट एंड बियर्ड क्या लिखा, ठीक है। हाँ, कौन थे विमसेट एंड बियर, क्या कंसेप्ट थे उनके, ठीक है। हाँ, तो अफेक्टिव फेलेसी बोलोगे या इंटेंशनल फेलेसी बोलोगे या ऑथोरियल फेलेसी बोलोगे या नेक्डोकिक फेलेसी। तो देखिए, आपने अगर थोड़ा बेसिक भी पढ़ रखा है तो आप सीधा सा ये बोलोगे कि सर ऑथोरियल फेलेसी तो कुछ मैंने सुना नहीं, कोई कंसेप्ट ऐसा पॉपुलर, ना सिनेक्डोकियल फेलेसी सुना, तो ये दो तो आपके गलत हो गए। अब आपका अफेक्टिव फेलेसी एंड इंटेंशनल, इनमें से कौन सा होगा। और ये दोनों कंसेप्ट कंसेप्ट दिए हुए हैं किनके, विमसेट एंड बियर्डस्ली की, ठीक है, दोनों उनके ऐसे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अफेक्टिव फेलेसी में क्या होता है, इंटेंशनल में क्या होता है। अफेक्टिव फेलेसी में बेसिकली किसका डिस्कस किया जा रहा है, आपका रीडर का, ठीक है, किसका, रीडर का, कि रीडर क्या सोच रहा है या फिर रीडर क्या समझ पा रहा है। रीडर के पर्सपेक्टिव से आप अगर किसी वर्क को इंटरप्रेट हो और जो एरर कर वो है एक्टिव। लेकिन क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर की साइड से, तो अगर ऑथर की साइड से है तो ये तो रीडर की साइड से ये भी नहीं होगा, यह होगा आपका इंटेंशनल फेलेसी, ठीक है, कि ऑथर का क्या इंटेंशन था, इतना याद रख लीजिए आप, ऑथर का क्या इंटेंशन था, तो इंटेंशनल फेलेसी इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा इनके बारे में डिटेल से। विमसेट की एंड मुनरो सी बियर्डस्ली, इनका एक तो इंटेंशनल फेलेसी है, कब पब्लिश हुई थी, डेट भी पूछी जाती है, 1946, और 1949 में कौन सा आया था आपका अफेक्टिव फेलेसी। और ये जो दोनों जो ऐसे हैं वो पब्लिश किस में हुए थे, द वर्बल आइकन, ठीक है, द वर्बल आइकन कब पब्लिश हुआ था, 1954, ठीक है, 1954, इन दोनों की डेट याद रखिए, 1946, 1949। इंटेंशनल फेलेसी, अफेक्टिव फेलेसी। इंटेंशनल फेलेसी क्या होती है, इंटेंशनल फेलेसी ये होती है कि इनका ये क्या थे, दोनों कौन से थे, ये थे दोनों न्यू क्रिटिक्स, ठीक है। और न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलता है, न्यू क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि अगर मेनली पोइम पे फोकस किया था, तो मैं पोइम का एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, पोइम की जगह आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। तो इनका ये कहना था कि कोई भी पोइम और टेक्स्ट है वो क्या है, सेल्फ एनक्लोज्ड आर्टिफैक्ट, सेल्फ एनक्लोज्ड आर्टिफैक्ट, मतलब कि पोइम है वो खुद में क्लोज है, एक माइक्रोकोजम है, खुद में ही एक संसार है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम सब भी ऑर्गेनिज्म है, तो हमें मतलब दूसरे के मतलब अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है, पोइम क्या है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो क्या नहीं मतलब पोइम को किसकी जरूरत नहीं है, पोइम को जरूरत नहीं है। जैसे पोइम मैंने यहाँ लिखा, अब पोइम को इन्होंने क्या कहा कि इसका ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, रीडर क्या समझ पा रहा है, मतलब रीडर के क्या इंटेंशन है या फिर रीडर के क्या मतलब उससे इमोशनली कैसे कनेक्टेड है, ये सारी चीजें डजंट मैटर एट ऑल। और जो रियलिटी है
जो रियलिटी है या जो सोसाइटी है उसको ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका भी इसमें मतलब नहीं है। पोएम को खुद को एक पोएम की तरह पढ़िए, बाकी इधर उधर की चीजों में मत भटकिए, क्योंकि आप कभी भी पूरा नहीं जान पाओगे कि सच्चाई क्या थी, ऑथर का इंटेंशन क्या था। और रीडर है वो तो सब अपने अपने तरीके से पढ़ोगे, तो एक ऑब्जेक्टिव स्टडी आप या नहीं दे पाओगे। यू कैन नॉट find an objective meaning of any poem or objective interpretation of any work. So don't go into author's intention or readers how it affects reader. ठीक है? You should study poem as an self enclosed artifact. ठीक है? तो ये तो हुआ आपका अफेक्टिव इंटेंशनल फेलेसी। अब अफेक्टिव फेलेसी वही रीडर का मैंने बात की, बार बार मैं बता रहा हूं कि रीडर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वर्क का। So don't go into that thing. These people are saying, don't go into how a work impacts readers' emotions, how reader feel connected to the works. ठीक है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। पोइम को या वर्क को खुद में अपना आप पढ़ो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें पैराडॉक्स है, एम्बिग्विटी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, सारी उस चीजों पे आप बात करो। और इंटरनली वो कोहेरेंट है या नहीं है, या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें यू हैव टू डिस्कस अबाउट। ठीक है? तो न्यू क्रिटिक्स या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था जो ब्रिटेन में था, फिर अमेरिका में जाके इसी नाम थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजेस भी हुआ। न्यू क्रिटिसिज्म है, तो ये फॉर्मलिस्ट जो स्कूल है उसका अलग अलग है, रशियन फॉर्मलिज्म एंड ऑल। तो विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन आवर लिटरेरी थ्योरी सीरीज, बट राइट नाउ आई विल डिस्कस ओनली दिस मच अबाउट दिस टू टर्म्स। अब जो वर्बल आइकन इनका आपने कर लिया, हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज फिलिप सिडनी कॉल पोएट हेटर्स इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी। कि पोएट हेटर्स को क्या बोलता है कौन, फिलिप सिडनी, इसमें डिफेंस ऑफ पोएजी में। ठीक है? तो डिफेंस ऑफ पोएजी है या एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री बोल दीजिए। ठीक है? जो फिलिप सिडनी का वर्क है उसमें पोएट हेटर्स के लिए क्या फ्रेज यूज हुई है, क्वेश्चन आज इज आस्क्ड दैट। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी बेसिक नॉलेज है तो मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? मिसोगाइनिस्ट तो वीमेन को हेट कर रहा है। मिसेंथ्रोपोस, मिसेंथ्रोपोस जो ह्यूमन बीइंग से हेट करे, गाइनी, वीमन, एंथ्रोपोस, ह्यूमन। ठीक है? ह्यूमन, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। फिर है आपका विश्वमर्श, विश्वमर्श क्या होता है, जाके चेक करना क्या मीनिंग होता है इसका, इंटरेस्टिंग मिलेगा कुछ। ठीक है? और अपना है विश्व मुसई, तो विश्व मुसई क्या है, विश्व मुसई है आपका पोइट है। तो राइट आंसर क्या होगा, विश्व। ठीक है? तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब थोड़ा सा सिडनी के बारे में देख लेते हैं। सिडनी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर था। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री या डिफेंस ऑफ पोइट्री 1995 में लिखी गई थी। डेट याद रखना, 1990 सॉरी 1595। कब लिखी गई थी? 1595। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजाबेथन पीरियड का राइटर है, अलोंग विथ आपका स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर के साथ साथ सिडनी का नाम भी आता है। ठीक है? तो सिडनी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर्स, और इम्पोर्टेंट ऐसे बोलते रेनेसां मैन था ये। ठीक है? एक रेनेसां स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता था। सिडनी की जब डेथ हुई थी उसको बहुत वो किया गया था, बहुत मतलब कि कैसे मैं वर्ड्स में आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सिडनी की जब डेथ हो रही थी, ही वॉज वुंडेड एंड ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, ही वॉज फीलिंग वेरी थ्रस्टी। किसी ने पानी ला के इनको दिया तो दूसरे जो से वो उसको आप दे दी, मैं तो ऐसे ही मर जाऊँ। मतलब मरते समय भी इसने दूसरे की सोची, इस टाइप के ये आदमी थे। और इन्होंने लिखा था अपोलॉजी फॉर पोएट्री और डिफेंस ऑफ पोएजी 1595। ठीक है? तो किस लिए लिखी थी? स्टीफन गोसोन था, ये उसी टाइम का राइटर था, इसने लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज। स्कूल ऑफ अब्यूज कब लिखा था? 1579 में। 1579 में स्कूल ऑफ अब्यूज लिखी गई गोसोन के द्वारा, और इसमें जो इंग्लिश स्टेज था उसको इससे क्रिटिसाइज किया गया कि ये मोरल नहीं है, ये लोगों को मतलब थोड़ा सा मतलब गलत रास्ता दिखा रहा है, या फिर लोगों को बिगाड़ रहा है बेसिकली। ऐसे कहने का इनका मतलब ये था, किसका? गोसोन का।
तो इसके रिप्लाई में फिलिप सिडनी ने ये वर्क लिखा था। तो लिख तो उसी टाइम दिया था 1580 अराउंड, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश हुआ था 1595 में। ठीक है, इसलिए डेट क्या लिखी जाती है? 1955, नहीं 1595, सॉरी ये बार बार गलत हो रहा है, 1595, 1595। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला है सिडनी ने? सिडनी ने एक तो बोला है, क्या क्या चीजें डिस्कस की सिडनी ने? पहले आपके इसमें डिस्कस किया है कि एंटिक्विटी ऑफ द पोइट्री, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है कि जो एंशियंट पोइट्स है उनका एग्जांपल देके कि व्हाई पोइट्री इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वी हैव लर्न थ्रू पोइट्री। ये बोल रहा है पोइट्री जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, लिटरेचर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, पीपल लर्न फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है, हाउ कैन यू अब्यूज लिटरेचर, हाउ कैन यू से दैट लिटरेचर इज करप्टिंग? ठीक है, तो ये अगर आप कहना चाह रहे हो तो पहले यू हैव टू एस्टेब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, यू हैव टू साइट सम एग्जांपल्स ऑफ द ग्रेट राइटर्स। ठीक है, तो यही ये करते हैं जो पहले जैसे होमर, प्लेटो, होरेस एंड रोमन एंड ग्रीस राइटर्स, he cites many examples of those writers, great orators, and even some scriptures that all these people have used poetry to express their ideas, to guide the society। ठीक है, तो ये चीज ये पहले डिस्कस कर रहा है। फिर उसके बाद में इनका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है उसमें ही इज सेइंग दैट, जैसे पहले भी बात की थी, मतलब अपन प्लेटो अरिस्टोटल को छोड़ के जैसे होरेस और लोंजाइनस पे जाएंगे तो इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री और ये फिलोसफी क्या क्या है। जैसे अरिस्टोटल ने भी बात की थी कि पोइट्री जो हिस्ट्री और जो फिलोसफी है उससे वो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोलते हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी है, उनके ऊपर क्या है आपका लिटरेचर है। वाई बिकॉज लिटरेचर टॉक्स अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स एज हिस्ट्री डज, and through these lively or concrete things expresses abstract ideas, जो आपकी फिलोसफी करती है। फिलोसफी में क्या कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एक्सप्रेस किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नोशन से उनको एक्सप्रेस किया जाता है। और हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में आपके इवेंट या जो एक्चुअल में हुआ था उसको प्रेजेंट किया जाता है। बट लिटरेचर कंबाइन बोथ ऑफ दीज, दोनों को कंबाइन करके दोनों ही चीजों के साथ में लेके डिलाइट भी करता है आपको और टीच भी करता है, एंटरटेन भी करता है, एजुकेट भी करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई लिटरेचर इज बेटर देन फिलोसफी एंड हिस्ट्री। ये फिलिप सिडनी का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और प्लेटो के जो ऑब्जेक्शंस थे वो अपन प्लेटो वाले लेक्चर में भी देखेंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो सीरीज है अपनी, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि प्लेटो के क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। आई समराइज इट हियर। पहला ऑब्जेक्शन था कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। दूसरा ये था कि पोइट्री इज अब्यूजिव टू द गॉड्स और हीरोज। ठीक है, इसके अलावा था इट अपील्स टू द इंफीरियर और वीकर साइड ऑफ अवर साइकी और माइंड। इमोशनली आपको उकसाती है पोइट्री, पोइट्री रियलिटी को सही से नहीं दर्शाती, पोइट्री में गॉड्स और इनको अब्यूज किया जाता है। और जो पोइट्स है वो मेड है, मेडनेस होती है पोइट्स में। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड होते हैं, वो खुद से नहीं लिखते, और हो सकता है इंस्पायर्ड किससे हो रखे हो, इविल स्पिरिट से होंगे, डीमन से होंगे, भूत प्रेत से भी हो सकते हैं। इसलिए इट कैन बी करप्टिंग फॉर दिस सोसाइटी। तो सिडनी टेक्स अप दीज ऑब्जेक्शंस ऑफ प्लेटो एंड ट्राइज टू आंसर बैक दीज ऑब्जेक्शंस। तो पहला जैसे मैंने बताया कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, जो कि हम प्लेटो वाले जो लेक्चर है, अगर आपको ये समझना है डिटेल में तो यू कैन गो टू माई प्लेटो लेक्चर एंड सी इट देयर इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उतना ही बोलूंगा कि ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है कि इसका कहने का मतलब था प्लेटो का कि एक अनसीन वर्ल्ड है, उसको उसकी कॉपी है, ये वर्ल्ड है, और यहाँ से जो पोएम है वो कॉपी करके राइटर लिखता है, तो दो बार ये रियलिटी से दूर है। तो सिडनी का जो चार्जेज है, जैसे अरिस्टोटल ने भी बात की थी, कोई नई बात नहीं है सिडनी वाली, कि हो सकता है कि पोइट्स है वो इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो रियल ओरिजिनल फॉर्म है। तो अपना जो वर्ल्ड है, हाउ इट शुड बी, दे आर ट्राइंग टू गाइड पीपल हाउ दिस वर्ल्ड शुड बी, हाउ दिस वर्ल्ड कैन बी ए बेटर प्लेस टू लिव फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, दूसरा जो अब्यूजिव वाला था, जो सारे जो चार्जेस थे उनका सीडी आंसर बैक करते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैंने सिडनी पे भी अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री फिलोसफी का बता दिया। फिर मिसो हुसैन, यह आपका जो, जिसका मतलब क्या होता है
पोइटेट्रस होता है, और कहाँ से लेके गया है इराज्मस की फ्रेजो फोली, क्या फ्रेजो फोली, इराज्मस भी वो क्या फ्रेजो फोली, उसको इसकी पैरोडी की गई है इस वर्ड के थ्रू। पोइट्री इज प्रेजवर्दी, ये क्या बोलते हैं, पोइट्री इज प्रेजवर्दी एंड फुल ऑफ वर्च्यू ब्रीडिंग लाइटफुल। ठीक है, ये वर्चुअस भी है, पोइट्री में भी हीरो को वेलराइज किया जाता है। पीपल फॉलो एग्जाम्पल्स और मॉडल फ्रॉम पोइट्री की, उसके जैसा, जैसे राम मान लीजिए, एपिक्स में रामायण और महाभारत क्या है, पोइट्री तो है, वैसे एक्लिस, हेक्टर और भी बहुत सारे, जैसे इलियड में, ओडिसी, इन सारों में जो मिलते हैं, तो वो एक मतलब एक मॉडल बन जाते हैं लोगों के लिए, लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सिडनी कह रहा है कि पोइट्री इज प्रेजवर्दी, कि पोइट्री को प्रेज करना चाहिए अपने को, पोइट्री बहुत अच्छी है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, और वर्च्यू ब्रीडिंग है, लोगों को वर्च्यू सिखाती है, और डिलाइटफुलनेस भी है इसमें, एंटरटेन भी करवाती है। तो ये सारी चीजें सिडनी ने बोली थी। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, इन द 1940s a critic and philosopher produced two influential controversial papers called intentional fallacy and the affective fallacy। देखो एक ही पेपर में दो बार क्वेश्चन आए, इसके आपके विमसेट एंड न्यू क्रिटिक। ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म में ये दो फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इनमें घूम फिर के यहीं से आता है, या फिर इनसे नहीं आया तो एलन टेट पे आ जाएगा, ब्रूक्स पे आ जाएगा। ठीक है, इन पे कहीं ना कहीं घूम पे आएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन में भी आ गया आपका ब्रूक्स। तो ये दोनों किसने लिखे थे, अपन पहले ही पढ़ा था, अभी पढ़ा था। तो आपका एक तो बियर्सली होगा और एक होगा विमसेट, ये तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्रिटिक फिलोसोफर टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोवर्शियल पेपर। ठीक है, तो इन दोनों का सी, बी और सी, बी और सी किस में आ रहा है आपका, बी और सी आ रहा है थर्ड में, तो थर्ड इसका होगा करेक्ट आंसर। तो मुनरो, बियर्सली और विलियम के विमसेट के बारे में तो हमने देख लिया था, तो अभी तो कुछ ही टाइम पहले आपने पढ़ा था इंटरनेशनल फैलेसी क्या होती है, अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है। ये दोनों वर्क, इंटरनेशनल फैलेसी हुआ था आपका, कब पब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल फैलेसी हुआ था आपका 1946 में, और अफेक्टिव फैलेसी कब पब्लिश हुआ था 1949 में। और दोनों किस में पब्लिश हुए थे फिर, वर्बल आइकन, वर्बल आइकन कब पब्लिश हुआ था 1954। ठीक है, देव वर्बल आइकन। तो ये तीनों चीज आप याद रखना, इनका कंसेप्ट मैंने थोड़ा बताया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्लिनिथ ब्रूक्स और आरपी ब्लैकमोर के बारे में देख लेते हैं। क्लिनिथ ब्रूक्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिन पे इन्होंने बात की है, एम्बिग्यूटी, पैराडॉक्स, क्या एम्बिग्यूटी एंड पैराडॉक्स। तो आरपी ब्लैकमोर ने किस पे की, उसका भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, क्लिनिथ ब्रूक्स न्यू क्रिटिक्स था, ये भी न्यू क्रिटिक ही था, आरपी ब्लैकमोर भी न्यू क्रिटिक था। ठीक है, आरपी ब्लैकमोर, क्लिनिथ ब्रूक, विलियम के विमसेट और पियर्सली। ठीक है, चार आपके राइटर हो गए न्यू क्रिटिक। हाँ, द वेल रोड रन, इसका फेमस जो बुक है इसकी, किसकी, क्लिनिथ ब्रूक की, वो है द वेल रोड अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। इसकी बात कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री कब पब्लिश हुई थी 1947 when India got it. Okay, when India got independence, Clement Brooks wrote the well-wrote earned studies in the structure of poetry. ठीक है, फिर है इसका मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन 1949 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अभी पहले एक वर्क हमने पढ़ा था जो 1949 में पब्लिश हुआ था, कौन सा था वो था आपका जेम्स जॉयस का इनेजन वेक। कौन सा था, जेम्स जॉयस का इनेजन वेक। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे कनेक्ट करके याद रखोगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। फिर जैसे मैंने बताया था क्लिनिक बुक है, उसने एम्बिग्विटी और पैराडॉक्स पे बात की है, तो इन पर मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा एम्बिग्विटी और पैराडॉक्स के बारे में। इसके लिए न्यू क्रिटिसिज्म पे जो अपनी क्रिटिसिज्म ये थ्योरी की सीरीज होगी, जो क्रिटिसिज्म वाली सीरीज है, उसमें न्यू क्रिटिसिज्म का जो लेक्चर है, उस लेक्चर में मैं फिर डिटेल में बात करूंगा, या ज़्यादा नहीं करूंगा। या तो इतना याद रख लिए, एटलीस्ट ये याद रखिए कि क्लिनिक ब्रूक के दो कंसेप्ट ये थे, पैराडॉक्स और एम्बिग्विटी। पैराडॉक्स और एम्बिग्विटी क्या है, ये यहाँ पे मैं डिटेल में जाने लग गया तो फिर ये बहुत लंबा, ऐसे ही लंबा हो रहा है। 5 क्वेश्चन में मोर देन 30 मिनट्स जा रहे हैं इसमें, मतलब एक क्वेश्चन में अगर 8-10 मिनट जा रहे हैं तो बहुत बहुत हो जाता है, फिर आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएंगे।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वी शुड रिवाइज और टच अपॉन द इम्पोर्टेंट things or important concepts or the important facts or important works or important terms which are important for your RF। ठीक है, तो वही हम इम्पोर्टेंट करने की कोशिश करें। किसमें पब्लिश हुआ था? द सदर्न रिव्यू। ठीक है, किसके साथ? ये जो क्लिनिक बुक्स था द सदर्न रिव्यू के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ? रॉबर्ट पेन वॉरेन के साथ। ठीक है, तो एक और कौन सा राइटर हो गया आपका? रॉबर्ट पेन वॉरेन। ये भी न्यू क्रिटिसिज्म था। रॉबर्ट पेन वॉरेन, विलियम कैबिमसेट, बेयर्सली ब्रूक्स। ठीक है, और एक आपका ब्लैकमोर, रिचर्ड पाल्मर ब्लैकमोर, जिसको आरपी ब्लैकमोर बोलते हैं शॉर्ट में। मैनेजिंग एडिटर था हाउंड एंड हॉर्न। ठीक है, कब से कब? 1928 से लेकर 1930 तक था। और इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है डबल अजय। डबल अजय कब लिखा था? 1935। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों, आज हमने काफी सारी चीजें की। एक तो मतलब जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसको हमने 2 क्वेश्चन के माध्यम से न्यू क्रिटिसिज्म के काफी सारे जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश की। उसके अलावा हमने क्या किया? न्यू क्रिटिसिज्म के अलावा हमने कौन से क्वेश्चन पे टच अपॉन किया है ये देख लीजिए। अपोलॉजी फॉर पोएट्री करके सिडनी का आपने कोशिश की कवर करने के लिए। सिडनी के अलावा हमने क्या किया? वापस न्यू क्रिटिसिज्म पे आ गया। सिडनी के अलावा हमने क्या किया? फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा। फ्रांसिस बेकन के अलावा क्या किया हमने? फ्रांसिस बेकन के बारे में जेम्स जॉइस, वर्जीनिया वुल्फ, एम फोस्टर, जोसेफ कॉनरेड। और इसके अलावा हमने क्या किया? इसके अलावा हमने पढ़ा है जॉन हेवुड के बारे में। इसके अलावा हमने क्या किया? हाँ, इतना पढ़ दिया। तो आपने 4 राइटर ये पढ़ लिए मॉडर्निज्म के, और 5-6 राइटर के बारे में देख लिया न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। ठीक है, तो इतना बहुत होता है 5 क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप इतना कर रहे हो और ऐसे अगर रोज करते रहोगा, 5 क्वेश्चन भी करते रहोगे, तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप 5 क्वेश्चन क्या करा, तो आप 10 क्वेश्चन करा। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 10 क्वेश्चन में करवाऊंगा तो क्या होगा कि मैं भागूंगा, फिर क्योंकि स्पीड में करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है, बोरिंग हो जाती है क्लास। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करवा रहे हो, तसल्ली से करवा रहे हो, तो 5 ऐसे कर से करोगे। तो अगर आपने 6 महीने लगातार की तो 6 मंथ, 6 इंटू 30 इंटू 5 कितना होता है? अगर 6 महीने भी आपने की तो कितना होता है? कितना होता है? 33, 18, 18.90 कितने हो गए आपके? 6 महीने में कितने हो जाएंगे? 900 क्वेश्चन। 1 महीने में 150 क्वेश्चन, और 900 क्वेश्चन हो गए मतलब बहुत होता है। 900 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी 900 कैसे, 1 महीने में हो गए आपके 150 क्वेश्चन इंटू 6, कितने हो गए? 15 2 3, हाँ 900 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, तो 900 क्वेश्चन अगर हो रहे, तो 900 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 900 इंटू एक क्वेश्चन में 4 तो आपके ऑप्शन आ रही हैं, और 4 ऑप्शन है, इसका मतलब एक राइटर के बारे में आप 4 चीज और सीख रहे हो, या एक वर्क के बारे में आप 4 चीज और सीख रहे हो, तो 16 तो 20 चीज आप सीख रहे हो। तो आप 20 इंटू 900 कर लीजिए, आपका हो गया जाएगा कितना? अराउंड 18,000 थिंग्स। आपके जो कंसेप्ट है, राइटर्स है, वर्क्स है, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करते रहोगे। और 5 चीज़ ही आप कर रहे हो ना दिन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। कितना आप एक घंटे की, आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास देख रहे हो, और उसमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है एकदम, मतलब क्रिस्प के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मिल रही है। तो आप अगर रोज आधा घंटा भी दोगे इसमें तो आपको बहुत फायदा होगा। कम से कम आप जो पेपर जो मेन आएगा उसमें 30 से 35 क्वेश्चन अगर इस सीरीज से सही नहीं कर दो तो देख लेना। अगर रेगुलर आप रह रहे हो, एक भी कुछ भी इसमें से छोड़ा नहीं है, तो आराम से 30 से 35 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर दोगे। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और इसमें कुछ आपको और कुछ ऐसे कि सर नया करना चाहिए या और अलग तरीके से करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके जो टेलीग्राम जो ऐप का लिंक है वहाँ से फॉलो करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको एक
जो क्वेश्चन की जो सीरीज है PYQs की, वो विद फुल एक्सप्लेनेशन PDF में मिलेगा आपको, और उसके साथ आपको क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी। PYQs है वो टेस्ट सीरीज के रूप में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी स्टडी, बने रहिए।